नमस्ते सभी को। तो पिछले सेशन में हमने जो पहला अधिकरण था, जो पहला चैप्टर था, हमने देखा था चैप्टर्स हैं अर्थशास्त्र में। तो जो पहला था वो हमने पिछली बार खत्म किया, तो 14 सेशंस में पहला चैप्टर हमने संपूर्ण करा। अब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। पहला जो पूरा सेक्शन था उसमें हमने देखा कि एक जो राजा है, एक युवराज है, उसकी पढ़ाई कैसे हो, एजुकेशन में क्या क्या होना चाहिए, मंत्री की नियुक्ति कैसे हो, किस तरीके से मंत्रियों का टेस्टिंग, उनकी किस तरीके से ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए राजा ने, वो सब हमने देखा। उसके अलावा राजा को स्वयं का ध्यान कैसा रखना चाहिए, राजा का डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब हमने देखा। तो दिस वाज ऑल अबाउट राजा को कैसा होना चाहिए, राजा की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, क्या क्या चीजों का पर्सनली राजा को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक राजा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, जो जिसका नाम था विनय अधिकारक, चैप्टर का नाम था विनय, which we had discussed is about training, कि राजा की ट्रेनिंग कैसे हो, कि युवराज की एक ट्रेनिंग कैसे हो ताकि आगे चलकर वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सके। जो ये अब जो सेकंड अधिकरण हम जो शुरू कर रहे हैं उसका नाम है अध्यक्ष प्रचार। अध्यक्ष मतलब जो सारे ऑफिशियल्स हैं, है ना। तो जितने जितने ऑफिशियल्स, अब राजा अकेला तो काम नहीं करेगा। हमने देखा था कि राजा के साथ मंत्रियों का होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मीटिंग्स कितनों के साथ हो, मंत्रियों की क्या गुण हो, क्या विशेषताएं हो, इस बारे में हमने पहले सेक्शन में देखा था। अब वो मंत्रियों और ऑफिशियल्स का के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने चाहिए, अगर वो अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना निभाए तो क्या दंड होना चाहिए, किस तरीके से उनको इंसेंटिवाइज करे, वगैरह वगैरह, ये सब हम इस सेक्शन में देखेंगे। परंतु उसमें भी जो शुरुआत के कुछ चैप्टर्स हैं, मेरे ख्याल से पहले 2-3 चैप्टर्स, उसमें अभी एग्जैक्टली किसी ऑफिशियल की ड्यूटीज नहीं शुरू हुई है, पर उससे बढ़कर थोड़ा सा कि एक राजा को जो कहते हैं ना कि ढांचे में क्या क्या एक्टिविटीज पे राजा को ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से महत्वपूर्ण होती है जिसपे राजा को ध्यान देना चाहिए। और शुरुआत है कि आपको गांव कैसे सेटल करना है, आपको किंगडम कैसे सेटल करना है, उसी से शुरुआत है। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं, सेकेंड सेक्शन का पहला चैप्टर। तो ये है अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अधिकरण। हम जो पुस्तक देख रहे हैं उसमें 86 पेज, उस 86 पेज से हम शुरू कर रहे हैं। सॉरी, तो उसमें जो पहला पार्ट है उसमें बेसिकली उन्होंने कहा है कि एक राजा को अपने राज्य को, किंगडम को किस तरीके से सेटल करना चाहिए। अच्छा, अब अगर ऑलरेडी सेटल्ड है और आप इनहेरिट कर रहे हो तो एक बात है, ठीक है, पर लेट्स अज्यूम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच कि कुछ नहीं है, एक राजा स्वयं सेटल कर रहा है, या उनके पास नई जमीन है, या किंगडम एक्सपैंड हुआ है, तो नई जगह पर कैसे सेटल करो, या फिर जो एग्जिस्टिंग है उसको रीशफल करना हो तो कैसे करो। तो देयर आर सम इनिशियल थॉट्स अराउंड दैट। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, एक सेकेंड, कि जब भी कोई नया राज्य, जब भी कोई नया गांव वगैरह आप सेटल कर रहे हो, तो सबसे पहले तो वहां पर आपको लोगों को सेटल करना है ना। यू नीड पीपल, लोग ही नहीं रहेंगे, प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा का काम क्या। तो प्रजा को सेटल करना है। तो प्रजा को सेटल करने में वो कहते हैं कि सबसे पहले तो जैसे ही नए गांव सेटल होते हैं ना, आपको जो शूद्र और कृषिक, शूद्र कृषिक ऐसा उसमें लिखा है, ऐसे लोगों को आपको सेटल करना है। अब ऐसा क्यों, हमको जनरली कास्ट हायरार्की वगैरह वगैरह की बात होती है तो हम तो बुरा समझते हैं, है ना। पर कौटिल्य कह रहे हैं कि आप जब गांव सेटल करो तो यू शुड एंश्योर कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उस गांव का, उस विलेज का, उसमें सबसे ज्यादा शूद्र कृषिक होने चाहिए, क्योंकि जो रिसोर्स है, जो उत्पादन है, वो तो वही करने वाले हैं, है ना। दे आर, जैसे आज के दिन में वी आर द वर्किंग क्लास, दे वर द वर्किंग क्लास। और सबसे पहला जो फार्मिंग था, कृषि का जो काम था, वो तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। पीपल हु कुड वर्क इन द फार्म्स, पीपल हु farmed, who tilled and worked in the farm, right? उनका काम तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। जब खाने का की व्यवस्था होगी तभी ही तो राज्य भी चलेगा और वो गांव भी चलेगा। तो सबसे पहले आपको इसका प्रबंध करना चाहिए कि ऐसे लोग हो जो रिसोर्सेज जनरेशन में लग सके। विच आर दीज पीपल, जो लोग फार्मर्स हो और आर्टिजन वगैरह का काम करते हो। तो बेसिकली ऐसे लोगों को आप सेटल करो, और एक गांव में अधिकतर, सो दिस इज मैक्सिमम, ये ऐसे नहीं कि बाकी सबको नहीं करना है, बाकियों को भी करना है, बट मैक्सिमम ये होने चाहिए दोज पीपल हु आर प्रोडक्टिव,
who are productively gainfully can be employed, ठीक है। और हर गांव में 100 से 500 परिवार रहने चाहिए, उससे अधिक नहीं, ठीक है। तो 100 से 500 परिवार रहने चाहिए और गांव को इस तरीके से सेटल करना चाहिए कि उनकी एकदम प्राकृतिक बाउंड्रीज हो, जैसे कि एक नदी बीच में आ गई, कोई झरना बीच में आ गया, कोई वन बीच में आ गया। अगर ऐसा ना हो तो आप पेड़ उस तरीके से, जो बड़े बड़े पीपल के पेड़ है, अश्वत्थ के पेड़ है वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे पेड़ लगाओ जिससे नेचुरल बाउंड्रीज, नेचुरल डिमार्केशन गाँव के बीच आ जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि गाँव के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए वगैरह वगैरह, नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, बट वो भी उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें बताया कि कितनी दूरी होनी चाहिए। और हाँ, और अब इन ये जो गांव आप सेटल कर रहे हो, उनको भी तो मैनेज करना पड़ेगा, उनको भी आपको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। तो राजा वो किस तरीके से करे, उसके लिए भी आपको ऑफिशियल्स की आवश्यक है ना। जैसे अभी हम देखते हैं कि एक कस्बा होता है, एक गांव होता है, गांव में जिला पंचायत वगैरह होती है, डिस्ट्रिक्ट होता है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एक तो है कि जिला पंचायत वो उनका इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, बट यू ऑलवेज हैव अ कलेक्टर, है ना। कोई कलेक्टर का काम होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या म्युनिसिपालिटी होगी, ऐसे कुछ कुछ होगा, जो ये भी इंश्योर करते हैं कि चीजें, जो प्रोजेक्ट्स हैं जो इम्प्लीमेंट होने हो वो भी हो, और जो टैक्स कलेक्शन है वो भी आता है। तो इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, इस सब का ध्यान रखने के लिए हमारे यहाँ भी वी हैव ऑफिसेस, है ना, वी हैव गवर्नमेंट ऑफिसेस सेट अप इन विलेजेस रादर, इन डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेजेस, ये तो हमने देखा है। अच्छा, तो अभी कहते हैं कि इसको कैसे करो, हर एक गांव में तो आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप उसको, वो उनका जो मेजर है वो ऐसा है कि 10 गांव के बीच आप एक ऑफिस रखो जिसको आप कहोगे संग्रहण, ठीक है। 10 गांव के बीच एक ऑफिस, संग्रहण। फिर ऐसे 10 गांव के बीच, मतलब हर 10 गांव के बीच होगा, ठीक है। फिर हर 200 गांवों के बीच, पहले 10 गांव के बीच तो है ही, फिर उससे बड़ा तो 200 गांव के बीच, तो हर 200 गांव के लिए एक और बड़ा वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होगा, जिसको क्या कहेंगे, खार वाटिका, खार वाटिका, ठीक है। वैसे ही फिर 400 गांव के बीच एक और बड़ा हो, 400 गांव के बीच एक और बड़ा हो, जिसको कहेंगे द्रोणमुख। फिर उसके ऊपर 800 गांव के बीच स्थानीय, ऐसे हो, ठीक है। तो 800 गांव के बीच स्थानीय, तो हर 800 गांव के प्रोटेक्शन के लिए एक स्थानीय हो, और उसके नीचे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन सब ढंग से चले, इसलिए आपने उसको और स्प्रेड आउट कर दिया, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ है कि यू हैव the central government, then we have the state governments. Of course, these are governments. हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बट मोर लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, ठीक है। फिर विद इन द स्टेट भी हर डिस्ट्रिक्ट में अलग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स और जिला पंचायत में अलग होते हैं, और उसको बेसिकली आप ब्रेकअप करते जाओ। अच्छा, मुंबई में भी आपका एक तो मेन म्युनिसिपैलिटी है, बट यू विल हैव ऑफिसेस इवन इन द इंडिविजुअल, जो हमारे वो टी वार्ड, एल वार्ड वगैरह वगैरह, उसमें भी हमारे ऑफिसेस होते हैं ना गवर्नमेंट के, छोटे छोटे, कुछ ना कुछ छोटे छोटे कामों के लिए। जैसे पोस्ट ऑफिस भी ओवरऑल मेन ब्रांच होती है, फिर जैसे ही आप जाओ तो छोटे छोटे उसके सेंटर्स होते हैं। तो बेसिकली उस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात कही है कि इस तरीके से 10 विलेजेस के बीच एक, फिर 200 के बीच एक, फिर 400 के लिए एक और बड़ा, और फिर 800 के लिए एक बड़ा, और उसके ऊपर आपका जो मेन राज्य का है वो तो है ही, ठीक है। तो दिस इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ही हैज लेड आउट। और उसके अलावा जो बॉर्डर टाउन्स है, जो आपके अंत में है, जो सारे आपके आपके देश के, आपके राज्य के जो फ्रंटियर लैंड्स हैं, फ्रंटियर गांव जो है, वहां पर आप फोर्ट्स बनाएंगे। तो वो प्रोटेक्शन के लिए दुर्ग जो कहते हैं वो आप बनाओगे प्रोटेक्शन के लिए, और वो पालने के लिए फिर आपकी सेना वगैरह वहां पर स्थित होगी। So that's the other side of it. जैसे अभी भी अपने यहाँ होता है, so really not very different, हर जगह ऐसे ही होता है। अच्छा, so that is one part. अच्छा, जैसे पहले तो उन्होंने कह दिया कि आप गांव जो बसाते हो वहां ज्यादा से ज्यादा कृषि शूद्र ये लोगों को बसाओ, शूद्र कृषि को बसाओ। अच्छा, उसके आगे आप और भी तो होंगे, है ना, यू विल हैव टू स्टार्ट गिविंग लैंड्स टू अदर्स एज वेल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, जो बाकी टीचर्स हैं, पुरोहित है वगैरह वगैरह, हर गांव में उसकी भी आवश्यकता है, तो उनको भी आपको मैनेज करना है। तो वो कहते हैं कि so that we'll start reading, because इसमें अब लैंड ओनरशिप के लिए एक कौटिल्यन स्टेट, एक कौटिल्यन राज्य में लैंड ओनरशिप के लिए क्या विचार होता था, ये हम देखेंगे। तो we are on पेज नंबर 87, श्लोक नंबर इसमें जो है वो है 8,
8वें श्लोक पर हम जाएंगे इस पुस्तक के हिसाब से। तो मैं पढ़ती हूँ। ऋत्विक आचार्य पुरोहित श्रोत्रियेभ्यो ब्रह्म देयान अदंड कराणी अभिरूप दायकानी प्रयच्छेद। तो जो ऋत्विक है, जो पुरोहित है, जो पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, जो वेदों के पाठी हैं, ऐसे जो ब्राह्मण गण हैं, उनको आप क्या करो, यू गिफ्ट लैंड्स टू देम, ब्रह्मदेयम। उनको भी आप लैंड पार्सल्स गिफ्ट करोगे, ये जो नया राज्य आप बना रहे हो या आपके एग्जिस्टिंग राज्य में भी, पर उनसे आप टैक्स मत कलेक्ट करो। क्योंकि हमने देखा है कि जब हमने तभी भी देखा था कि इनका काम क्या है, जो श्रोत्रिय ब्राह्मण है, जो पुरोहित है, आचार्य है, वो लोग उनका जो काम है वो रेवेन्यू जनरेशन वो करते ही लोगों के कारण है, पैट्रनेज के कारण है, भिक्षा से उनका काम चलता है ना। दे डू पूजा पाठ वगैरह और लोग उनको भिक्षा देते हैं, दक्षिणा देते हैं, उन्हीं से उनका काम चलता है, और राजा की पैट्रनेज से उनका काम चलता है। तो वो कह रहे हैं कि उनको आप लैंड पार्सल्स गिफ्ट करो जहाँ पे वो अपना काम कर सके, पूजा पाठ कर सके, हवन कर सके वगैरह वगैरह, अपने जो गुरुकुल है वो स्थापित कर सके, पर उनसे आप कर मत लो, और उनको आप कोई दंड भी मत ना दो। तो जहां तक हो सके आप उनसे ये मत करो। और ये जो आपने सपोज एक ऋत्विक जो एक पुरोहित आचार्य है, उनको आपने एक लैंड पार्सल दिया है, तो वो लैंड पार्सल विल बी हेरिडिटरी। तो मतलब वो गुजर जाए तो उनके जो पुत्र है, परिवार है, दे विल कैरी ऑन दिस, उनके पास ये लैंड रहेगा, आप उसे जब्त मत करो वापस, ठीक है। तो देयर इज अ लैंड ओनरशिप, देयर इज अ हेरिडिटरी लैंड ओनरशिप for this group of people who are surviving on royal patronage, ठीक। अब दूसरे किसको दो, तो वो कहते हैं अध्यक्ष संख्यायक आदि भी गोप स्थानिकानि स्थानिकः गोप स्थानिकानि स्थः चिकित्सक अश्वदमक जंघाकारिभ्यः विक्रिया आधान वर्जम। जो आपके ऑफिशियल्स है, जैसे अध्यक्ष, सारे जो आपके ऑफिशियल्स है, जो आपके सांख्यक है, जो मुनि वगैरह, जो रजिस्ट्रार वगैरह हैं, जो स्थानिक, हमने देखा था ना, स्थानीय है, संग्रहण है, जो आपके अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स को जो मैनेज कर रहे हैं, जो आपके अश्वों को संभालते हैं, जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं आपके, उन सबको भी आप दो। जो आपके हाथी वगैरह चलाते हैं उनका ध्यान रखते हैं, उनको भी आप लैंड पार्सल्स दो। परंतु ये लैंड पार्सल्स कैसे हैं, विक्रिया आधान वर्जम, आप इसको बेच नहीं सकते क्योंकि आपको ये गिफ्ट हुआ है ना। तो जैसे आपको अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलता है, तो आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन, आपका काम हो जाए, फिर आपको निकल जाना है, आप उसको आगे बेच सको या उसको आप रेंट पे चढ़ा सको, ऐसा नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेइंग कि इसको आप बेच नहीं सकते क्योंकि आपने उनको एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये स्थान दिए हुए हैं, ये लैंड दिया हुआ है उनके निर्वाह के लिए, पर इसको वो आगे बेच नहीं सकते, इसको आगे वो रेंट वेंट पे नहीं लगा सकते। अगेन अपना है वैसे ही, ठीक है। फिर वो कहते हैं करदेभ्यः कृतक क्षेत्राणि एक पुरुषिकाणि प्रयच्छेद। एक पुरुषिकाणि, दैट्स एन इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। करदेभ्यः मतलब जो कर देते हैं, करदाता। कर मतलब टैक्स, जो आपको कर देते हैं उनको आप क्या करो, उनको भी आप जमीन दो, ठीक है। अच्छा, ये कर देने वाले कौन है, बेसिकली कृषि है, ठीक है। कृतक क्षेत्र मतलब जो टिलिंग करते हो, जो आपकी फार्मिंग करते हो, जो जमीन है उस पर फार्मिंग करते हो, भूमि पर, ऐसे जो है, और आपको टैक्स देते हो, उनको आप क्या करो, एक पुरुषिकाणी प्रयच्छेद, उनको आप लैंड पार्सल्स दो। परंतु ये जो लैंड पार्सल्स है वो हेरिडिटरी नहीं है। एक पुरुषिकाणी मतलब 1 लाइफ टाइम। अगर सपोज रोहित को राजा ने लैंड पार्सल दिया फार्मिंग के लिए, तो वो रोहित के बच्चे को नहीं मिलेगा, बिकॉज द ओनरशिप इज स्टिल विद द किंग, ठीक है। वो क्योंकि फार्मिंग कर रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं, इसलिए राजा ने उनको दिया है, बट द लैंड ओनरशिप डजंट चेंज। दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉलिसी ऑफ द स्टेट कि ओवरऑल जो भूमि है उसका जो आधिपत्य है
वो रहेगा राजा के साथ ही, राजा के पास ही, एक्सेप्ट फॉर जो पैट्रनेज के तौर पर उन्होंने आचार्य पुरोहितों को दिया है अपना काम चलते रहने के लिए। तो बेसिकली आप जब तक कर दे सकते हो, आप जब तक कर दोगे, काम करोगे, एक्टिव लाइफ जियोगे, तभी होगा। अगर इसके पश्चात, एग्जैक्टली दिस इज लाइक लैंड गिवन ऑन लीज, टैक्स केस पे जैसा हम लीज में भी कुछ तो पैसे भरते हैं, उस तरीके से नहीं। सो दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे रेंट पर से ऑन द लीज ऑल्सो। इट इज मोर लाइक आप जो कर दे रहे हो उसके लिए राजा ने आपको दिया है। सो इट इज रेंट फ्री सो टू से, पर जब तक आप हो तब तक। तो इट इज नॉट कैरीड फॉरवर्ड ऑन इट्स ओन। अच्छा, अब हो सकता है कि आपका काम इतना अच्छा चल रहा हो, सब चल रहा है, तो आपके पुत्र को आगे दे भी दे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि राजा ले ले, परंतु इट इज नॉट ऑटोमेटिक। इट इज नॉट अज्यूम कि ओनरशिप आपकी है। तो ऐसा आप जो जमीन है उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब ये जो हम कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर लैंड की जो बात होती है, तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए अभी भी देयर आर सम स्ट्रिक्ट पॉलिसीज कि कैसे बेच सको, आपको पहले उसका टाइटल चेंज करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तो राजा के ही ओनरशिप में है, और अगर एग्रीकल्चर उस पर नहीं हो रहा है तो एक्चुअली राजा कैन टेक इट बैक। जब तक आप कर रहे हो और टैक्स भर रहे हो तब तक ही आपके पास है। इट इज नॉट एन ऑटोमेटिक ट्रांसफर टू योर किड। इनफैक्ट आगे जो मैंने कहा ना अभी, वो भी वो कहते हैं। सो ही सेज अकृतानि अकृतानि कर्तुभ्यो न आदेय। अगर ऐसी जमीन है जो अनअरेबल है, जो शायद पहले थोड़ी सी क्या कहते हैं, देख सकते ना, कि ऐसी जमीन है जो कदाचित एक टाइम पे अनअरेबल थी, बंजर टाइप की जमीन थी, जिसको किसी ने फार्मिंग कृषि का काम के लिए अच्छी कर दी हो, है ना, जो बंजर जमीन को अच्छा कर दिया और उस पे वो कृषि का काम करते हो, ऐसे लोगों से आप जमीन वापस मत लो। लेट देम कंटिन्यू बिकॉज दे मेड अ लैंड प्रोडक्टिव, है ना। तो वैसे लोगों से आप जमीन वापस मत लो, लेट देम कंटिन्यू। पर आगे वो कहते हैं अकृषताम आच्छिद्य अन्येभ्य प्रयच्छत। अकृषताम, आपने जमीन ली है, आपको जमीन मिली है, परंतु आप उस पे अकृषताम, कृषि का काम आप नहीं कर रहे। ऐसी जमीन आप, वो राजा को कह रहे हैं कि ऐसी जमीन आच्छिद्य, वापस ले लो। अन्येभ्य प्रयच्छत, और किसी को आप दे दो। किसको दे दो? जो आपका ये काम करते हो, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो आप अगर प्रोडक्टिवली उस पे आप कृषि काम नहीं करते तो राजा को अधिकार है कि वो आपसे वो जमीन ले ले। और ग्राम भृत वैदेहकाः व कृषेयुः, और उस जमीन पर आप जो कि गांव के कोई लेबर हो जिनके पास जरूरी नहीं है जमीन हो, पर वो काम करने को तैयार हो, या ऐसे गृहस्थ जो ट्रेडर्स हो, जो वाणिया जिनको कहते हैं, वो लोग अगर काम करने को तैयार हो तो ऐसे लोगों के पास आप उस जमीन पर फार्मिंग कराइए, ठीक है। तो आप जो जमीन का कार्य डिसाइडेड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर एग्रीकल्चर ही हो। फिर अकृषंतो अपहीन दद्यु को, कि ऐसा है कि अच्छा किसी कोई नहीं कर पा रहा है फार्मिंग, ले तो लिया था लैंड पर फार्मिंग नहीं कर पा रहा है, तो एक तो आपने उसे लैंड ले लिया, जमीन ले ली, और जो कर रहे हैं उसको दे दिया, और इससे आप कुछ तो अपहीन, मतलब बेसिकली सम क्या कहते हैं, सम फाइन आप कलेक्ट करो, कि आपको दिया था आपने नहीं किया तो आप उससे फाइन कलेक्ट करो। सो कलेक्ट दैट फाइन फ्रॉम देम जिन्होंने अकृषिताम, जिसने काम नहीं किया। और जो करते हैं कृषि का काम, उसको आप और क्या करो, जमीन तो आपने दी है उनको, पर उसके साथ साथ हम जो कहते हैं ना कि अभी भी स्टॉप्स दो, आप बेनिफिट्स दो, जो ये एसईजेड्स खुलते हैं ताकि इंडस्ट्री को, आपको किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री को आपको प्रमोट करना हो, तो हम जो गवर्नमेंट है वो फेवर्स देती है, टैक्स कंसेशन देगी या इनपुट्स ऐसे देगी कि आपको रिसोर्सेज उस तरीके से वो उपलब्ध करा देगी, जमीन सस्ते पे दे देगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का लाइन सब लगा देगी, है ना, ये अभी भी होता है। तो उसके लिए वो कहते हैं श्लोक नंबर 15, धान्य पशु हिरण्यैः च एनान अनुग्रह्यतान अनुसुखेन दद्यु। जो कृषि का काम कर रहे हैं उनको आप पशु, क्योंकि वो आपको जो टिलिंग के लिए चाहिए, है ना, उसके लिए धान्य सीड्स वगैरह चाहिए आपको, आपके इसके लिए हिरण्य वेल्थ रिसोर्सेज जो भी आपको चाहिए, जो भी इम्प्लीमेंट्स चाहिए वगैरह वगैरह, वो अनुग्रह राजा को उनको देना चाहिए।
फिर अनुसुखेन दद्यु, जिनको ये मिला है, जिन्होंने ये कृषि का काम किया है, बिकॉज दिस इज नॉट एग्जैक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, ये दिया है एज एन एग्जेम्पशन, एज अ फेवर। सो जब उनको ठीक लगे कि अच्छा अब मुझे नहीं चाहिए, तब सुख से जब काम खत्म हो जाता है तब आप उसको लौटा भी सकते हो, तब आप लौटा देना। बट एज अ राजा यू डू हेल्प आउट कृषिज विद सच बेनिफिट्स एज वेल। आगे ही सेज इवन मोर, इसी बात पे वो और एक्सटेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अनुग्रह परिहारौचेभ्य कोश वृद्धि करो दद्यात। अनुग्रह मतलब आप गिफ्ट्स दो, फेवर्स दो, ठीक है। परिहारो मतलब टैक्स एग्जम्पशंस, कंसेशंस दैट यू प्रोवाइड। चेभ्य क्रोश वृद्धि करो दद्यात, ऐसे कंसेशंस, ऐसे फेवर्स, ऐसे गिफ्ट्स जिससे आपके कोश की वृद्धि होती है। एग्जैक्टली जैसे हम आज भी सोचते हैं कि हम क्यों टैक्स एग्जेम्पशंस देते हैं, वैसे आपका टैक्स कलेक्शन तो कम हो जाएगा, है ना। जो नया इंडस्ट्री को, अभी जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है, उस इंडस्ट्री को आपको प्रमोट करना है या स्टार्टअप्स को आपको प्रमोट करना है, तो आप क्या कहते हैं कि हम आपको जो लोन्स है वो सस्ते में उपलब्ध करवा देंगे। आपको जो ऑफिस स्पेस है उसमें हम लोग कंसेशन देंगे। जो टैक्स है, वैसे आप पहले 3 साल टैक्स फ्री, जो भी आप कमाओ उसमें पहले 3 साल इज टैक्स एग्जेम्प्ट, देन यू स्टार्ट पेइंग टैक्स, या यू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस, है ना। आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करोगे तो एनीवेज आपको वो टैक्स कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा। तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स आर गिवन जब आपको किसी इंडस्ट्री को ग्रो करना हो, कोई और पर इसका लॉन्गर टर्म हेतु क्या है कि एट सम पॉइंट ये जो इंडस्ट्रीज हैं दे विल बिकम प्रॉफिटेबल, और इन द लॉन्ग रन आपको रेवेन्यू का, बेसिकली आपकी जो इनकम है, आपकी जो ट्रेजरी है उसको फायदा होगा। दिस इज व्हाट इट इज, राइट। इसीलिए आपको ये जो सारे कंसेशंस वगैरह, सारे जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं। तो इसमें भी यही है कि ऐसे बेनिफिट्स जिससे आपके कोष की वृद्धि हो रही हो, ऐसे आप दो। परंतु ऐसे कि चलो सबका लोन माफ, विच बिकम्स लाइक अ, हर बार, है ना, इट्स बिकम लाइक अ पॉलिटिकल गिमिक। जरूरत नहीं, जरूरत इससे किसी से कुछ लेना ही नहीं है, पर कुछ भी हो पहले आप ले लो, फिर देर इज एब्सोल्युटली नो नीड। जो जिसको टैक्स माफ भी हुआ है, क्यों हो रहा है? बिकॉज वो पॉलिटिकल लॉबी है, इसलिए नहीं क्योंकि उनको आवश्यकता है, इसलिए नहीं क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम है, नहीं। या फिर पूरे टाइम बिजली फ्री, पूरे टाइम पानी फ्री, तो क्या हुआ उसके कारण? पूरे टाइम पानी और बिजली फ्री होने के कारण लोगों ने वो रिसोर्स को वैल्यू करना ही छोड़ दिया। पंप पूरा टाइम चलता रहेगा, पूरा टाइम पंप चलता रहेगा, पानी चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, पूरे टाइम लाइट चलती रहेगी, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इससे क्या होता है? इससे आपकी कोष की वृद्धि नहीं होती, कोष का नाश होता है। तो इसीलिए पॉलिसी मेकिंग इज सो इम्पोर्टेंट, है ना, कि आपको यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन हाउ डू यू प्रमोट, हाउ डू यू सपोर्ट, वर्सेस ऐसा आप काम ना करो जो गलत इंसेंटिवाइज करे, गलत प्रैक्टिसेस को इंसेंटिवाइज करे। इंसेंटिवाइजेशन अच्छी चीजों का होना चाहिए, नेगेटिव इंसेंटिवाइजेशन ना हो, है ना। जैसे ये इस तरीके से जो कुछ कुछ पॉलिसीज होती हैं विच आर ओनली केटरिंग टू द वोट बैंक। तो वेरी क्लियर ही सेइंग ऐसे कंसेशंस दो जिससे कोष वृद्धि हो, ऐसे मत दो जिससे उसका नाश हो। सो ही इज एक्चुअली सेइंग आगे, कोशो उपघातिकौ वर्जयेत, जिससे आपका कोष का नाश हो रहा है, जिससे आपके ट्रेजरी को हनन हो रहा है ना, आप डेफिसिट में चले जा रहे हो, ऐसे आप मत करो, ऐसी चीज वर्जित है, आप ऐसे ना करो। अल्प कोशो ही राजा पौरजान पदान एव ग्रसते। आपकी ट्रेजरी अगर कम होगी, अल्प, अल्प मतलब कम, अल्प कोशो, ठीक है, आपका कोष कम होगा, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो आपके सिटीजन, आपके राजा, सबको हानि होने वाली है, वो खा जाएगा। आज जो श्रीलंका में चल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, रॉन्ग पॉलिसीज, रॉन्ग डेट, रॉन्ग इंसेंटिवाइजेशन, व्हाट डज इट लीड टू, है ना, पैसा ही नहीं है, पूरा डेट में पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग, आपने बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज किया ऐसी चीजों को जो कदाचित आपने सोच के करना चाहिए। यू आर अ नेट एक्सपोर्टर, यू बिकेम अ नेट इंपोर्टर ऑफ सम ऑफ द रिसोर्सेज, एंड ये जो उनका जो एग्रीकल्चर का कुछ तो ये था, है ना। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ इट इज हाइंडसाइट, बट बेसिकली wrong policies, wrong incentivization can lead to you going completely bankrupt. When you go bankrupt, basically कोशो उपघातिक, यही हो गया ना, आपने घात कर दिया आपके कोष का।
तो आपको कंसेशन देना है, सपोर्ट भी करना है, टैक्स भी लेना है, ये सब करना है, बट उस तरीके से जिससे आपके कोष की वृद्धि हो, वो कम ना हो। अच्छा, फिर वो कहते हैं निवेश समकालम यथागतम व परिहारम दद्यात्, कि कंसेशंस वगैरह भी आप तब, या तो आप तब दो कि जब वो आपको सेटलमेंट का टाइम जब आए तभी आप कंसेशन दो, है ना। बेसिकली आप जब टैक्स भरने जा रहे हो तब आपको कंसेशन मिलेगा कि अच्छा चलो ये ऐसे नहीं ऐसे बढ़ बोले, एट दैट इज वन ऑफ द टाइम कि जब भी वो आ रहे हैं सेटल करने तभी आप उनको कंसेशन दो, या जब वो इन्वेस्टमेंट शुरू हो रहा है, निवेश समकालम, या तो जब इन्वेस्टमेंट शुरू हो रहा है, जब वो काम शुरू हो रहा है उस टाइम पे आप कंसेशन दो। So either at the time of settlement or in the beginning itself. So you take a call which is right time to give these concessions. Again, अब हम देख रहे हैं ना कि मतलब ये इतने वर्षों पुराना लिखा गया है, पर जो ओवरऑल रैशनल है वो हमसे कोई अलग नहीं है, हम अभी भी वैसे ही सोचते हैं। एंड ही ऑल्सो वेरी सिंपली पुट्स इट, क्योंकि ये कुछ पॉलिसीज है, दीज आर लाइक यूनिवर्सल पॉलिसीज, ये ऐसे ही चलता है, ये इसी तरीके से चलना चाहिए आइडियली, परंतु चलता नहीं है, सॉरी, चलना चाहिए परंतु चलता नहीं है। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ये वो वाली बात है। एनीवेज, फिर 20वां, निवृत्त परिहारान पिता एवं अनुग्रह्यात्, कि जब कंसेशंस आपने उनको टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म कर दिया है और उन्होंने रिजल्ट्स दिखाया है जो उनको दिखाना था, है ना, कि जो उनको ग्रो करना था, जो टैक्स देना था, उन्होंने टैक्स वैक्स देना शुरू कर दिया है, तो आप क्या करो, उनको पिता के जैसे संभालो। राजा, वैसे भी राजा का जो मान सम्मान इतना इसलिए होता था क्योंकि एक वो पिता समान था प्रजा के लिए, है ना, कि राजा को वैसी उपाधि थी, तो आप पिता के जैसे उनका ध्यान रखो। सो इन अ वे इट इज अ वेलफेयर स्टेट, बट इट इज नॉट अ वेलफेयर स्टेट विच इज बेसिकली सब लुटा दो, नहीं, प्रॉफिट इज स्टिल द मोटिव, प्रॉफिट एज ए, और जब मैंने से प्रॉफिट इज नॉट अ बैड वर्ड, प्रॉफिट, आपके पास रिसोर्सेज वेल्थ तो होना ही चाहिए ना, यू शुड ऑलवेज बी इन द पॉजिटिव, इनकम एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव में होना चाहिए, यू शुड ऑलवेज हैव इनफ कि आपको इमरजेंसीज में भी आप कंटिजेंसी फंड आप कर सको। जब 1991 का हमारा लिबरलाइजेशन हुआ था, तो ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी गुड थिंग दैट हैपेंड, बट दैट पॉलिसी डिसीजन वाज नॉट ऐसा नहीं था कि भाई उन्होंने सोच समझ कर कि अच्छा हमें अब करना है, नहीं, हम तो वो लाइसेंस राज उसी में थे, परंतु हमारे फॉरेन रिजर्व्स इतने कम हो गए थे कि इनफैक्ट हमारी जो आज परिस्थिति जो श्रीलंका की है उस परिस्थिति पे हम पहुंच गए थे। We had no option but to open up, and thankfully they did. Of course we could have gone bankrupt, they could have still gone, and वो उनका जो सोशलिस्टिक पॉलिसीज जो सारा था कि जिसमें वो लोग इंडिविजुअल एंटरप्राइज को भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं। अच्छा, इसमें भी आप देखो, तो ही आया कि नहीं, वो नहीं, अभी वो एक्चुअली आगे आएगा, जो इंडिविजुअल एंटरप्राइज की बात है ना, दैट कम आगे, बट बेसिकली जो 1991 का लिबरेशन था, थैंकफुली इट हैपेंड, बट इन अ वे इट वाज डन इन अ सिचुएशन जब हमारी ट्रेजरी, जो फॉरेन रिजर्व्स हमारे थे, वो एकदम खत्म होने पे थे, और तभी हमने फिर ये लिबरलाइजेशन करा था। सो दैट वाज नॉट अ वेरी थॉट थ्रू पॉलिसी डिसीजन, बट थैंकफुली एट दैट टाइम अ राइट डिसीजन वाज टेकन। सो एनीवे, सो बेसिकली हमें शुरुआत से जब हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं उसमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि अनुग्रह परिहार, ऐसा करो जिससे ट्रेजरी बढ़ती है, ऐसा नहीं जिससे कम होती है। अच्छा, फिर अच्छा, अब राजा को किन कामों में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कर वगैरह तो आपको उनसे मिल रहा है जो काम कर रहे हैं, फिर वो जो आपके पास जो ट्रेजरी है, आपका जो कोष है, वो कहां पर आप निवेश करो, कहां पर एक्सपेंडिचर करो। आकर कर्मांत द्रव्य हस्तिवन व्रज वणिक पथः प्रचारान वारी स्थल पथः पण्यपत्तनानि च निवेशयेत्। हम आज के दिन जो कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज बेसिकली दैट। आकार कर्मांत, बेसिकली जो मिनरल्स, माइंस में मिनरल होते हैं, मिनरल रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, या और भी कुछ हाथ से करने वाले जो काम है, वैसे हो। द्रव्य मतलब द्रव्य बेसिकली ऑल्सो रिसोर्सेज, ठीक है, तो बेसिकली ऐसे जो प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज हैं उसको आप करो, मिनरल्स है, माइंस है, उसको आप चलाओ। हस्तीवन, क्योंकि उस टाइम पे एलिफेंट्स जो होते थे, हाथी जो होते थे, उनका सेना में बहुत बड़ा भाग होता था, तो आप ऐसे जो हाथी के वन है उनको डेवलप करो, जहां आप आपको हाथियों को पनपने देते हो। फिर
व्रज, व्रज मतलब ऐसी जमीन जहाँ पे आपके जो पशु है ना, आपके पशुपालक वगैरह वगैरह है, वो सारे मतलब उनके ग्रेजिंग लैंड जो हम कहते हैं, जहाँ पे पशुओं का ग्रेजिंग होता है, वैसे जमीनों पे आप वैसे जगहों को आप डेवलप करो। वणिक पथ, ट्रेड रूट्स, ट्रेड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि सब आपके यहाँ तो नहीं हो रहा है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एंड वी नो दिस वाज ह्यूज इन एंशिएंट इंडिया। तो जो ट्रेडिंग रूट्स हैं, जो वारी स्थल, वाटरवेज, ट्रेडिंग रूट्स, वाटरवेज, जो रोडवेज, ट्रेडवेज जो है, या जस्ट रोडवेज, पर्ण्यपत्तन बेसिकली पोर्ट्स और मार्केट्स, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको आप डेवलप करो, ऐसे वो कह रहे हैं। ठीक है, आज भी दिन वही है ना, आज भी व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि आप वेलफेयर पे करो और आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। सो एसेंशियली दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। अभी वेलफेयर की भी इतनी बात नहीं आई है, वो शुरुआत में कंसेशन की बात करें, बट बेसिकली डेवलप, द किंग शुड इन्वेस्ट इन डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पोर्ट्स, मार्केट्स, माइंस वगैरह वगैरह। फिर और क्या, सह उदकम आहार्य उदकम व सेतु बंधे, सेतु मतलब ब्रिज, ब्रिज, एम्बैंकमेंट्स, डैम्स, ये कुछ हर चीज को सेतु कह सकते हैं। उदक, उदक इज पानी, सह उदक मतलब नेचुरल वाटर स्प्रिंग जो है, नदी है वगैरह वगैरह, है ना, ये सब सह उदक। आहार्य उदक मतलब आपने मैन्युअली कुछ किया है, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स है, आर्टिफिशियल स्टोरेज के लिए आपने वो तालाब खुदवाया है वगैरह, तो इन सब पर सेतु, एम्बैंकमेंट्स बांधना उनका, या डैम्स बांधना वगैरह वगैरह, ये काम जो है ये भी राजा को करना चाहिए। ठीक है, तो इरिगेशन रिलेटेड, इरिगेशन रिलेटेड जो काम है, क्योंकि आपके फार्म्स है ना, फार्म्स को पानी तो चाहिए, तो उसका जो इरिगेशन रिलेटेड जो सारे, और वारी पथ जो आप उसमें से भी निकालते हो, जो आपके पानी के लिए आप जो कैनल्स वगैरह बनाओगे, ये सारे में भी इन्वेस्ट करने का काम राजा का है। अन्य शाम व बंधता भूमि मार्ग वृक्ष उपकरण अनुग्रह कुर्यात, ये राजा को करना है। परंतु अगर आपके राज्य में ऐसे लोग हों जो ये काम करें, who either volunteer to do this work or take up these projects to make this kind of infrastructure, तो आप क्या करो, ऐसे लोगों को आप भूमि, जमीन, भूमि, मार्ग, रास्ते, अच्छे रास्ते जहां पर ये प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उपकरण, उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, रिसोर्सेज, जो भी कुछ हो, अनुग्रह कुर्यात, ये आप उनको दो। तो ऐसे बेसिकली हम आज जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, सो दिस इज अ मॉडल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, कि द प्रोजेक्ट इज टेकन बाय देम, पर आप रिसोर्सेज से उनको सपोर्ट करो, दे विल डू द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ऐसे आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल वो तभी भी बात कर रहे हैं, पीपल माइट टेक सच प्रोजेक्ट्स अप, आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करो। पुण्य स्थान, स्थान आरामाणाम च, तो ये या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसको आप सपोर्ट करा, या फिर तीर्थ स्थान जो है, कोई मंदिर बना रहे हैं, जो घाट बना रहे हैं, है ना, जहाँ तीर्थ के लिए लोग जाते हैं। आरामाणाम, आप अगर धर्मशालाएं वगैरह बना रहे हो, कोई जब लोग आते जाते हैं, जो जैसे आप ट्रेडर्स की बात कर रहे हो, तो आपके यहाँ पर भी लोग आएंगे, उनको रहने करने के लिए आप कुछ होटल्स, आज हम होटल्स कह रहे हैं, तब तो धर्मशालाएं वगैरह होती थी, तो वैसा अगर कोई प्रकल्प शुरू कर रहा है, या ऐसा प्रकल्प कोई हाथ में ले रहा है, तो ऐसे लोगों को भी आप सपोर्ट करो एज अ किंग। ठीक है, यू सपोर्ट सच प्रोजेक्ट्स। संभूय, तो हम पेज 88 पे हैं, 25वां श्लोक। संभूय सेतु बंधनात् अपक्रमात् कर्म कर बलिवर्दाः कर्म कुर्युः। वो कह रहे हैं कि ऐसे जॉइंट प्रोजेक्ट्स जब लिए हैं, है ना, कि जिसमें राजा रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो हुएवर, जो भी जिन्होंने भी ये काम शुरू किया था, उन्होंने शुरू किया ये संभू ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला प्रोजेक्ट, परंतु ऐसा लगता है कि वो अब नहीं कर पाएंगे प्रोजेक्ट। हो सकता है कि वो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ही बैक्स आउट, तो आप क्या करो, तो वो कहते हैं कि जब ऐसा होता है कि ऐसे सेतु बंधन, आपने इरिगेशन या ऐसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया हो और वो कॉन्ट्रैक्टर बैकआउट कर जाए, तो आप क्या करो, तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि परंतु कॉन्ट्रैक्टर के जो लेबर फोर्स है, ठीक है, उसने किसी लोगों को लगाया होगा, है ना, क्योंकि जो उपकरण, जो जमीन वगैरह वगैरह राजा दे रहे थे, परंतु लोग तो वही जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो प्राइवेट सिटीजन था, जो कर रहा था, वही लाने वाला था। तो ऐसे की जो सपोज बलि वर्ता, मतलब ऐसे कोई पशु या
ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर्स उसने लगाए हो, तो उनको आप ले लो और आप वो काम खत्म कराओ, ठीक है। तो काम तो चलते रहना चाहिए इवन इफ ही बैक्स आउट, पर सिर्फ केवल वो निकल गया जो रिसोर्सेज उसने लाए हैं, उसको आप टेक ओवर करके उसको आप काम चलाना शुरू करो। व्यय कर्मणि च भागी स्यात् न च अंश लभेत। और जो भी खर्चा होगा आपका, जो ये जो सेतु बंधन या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो भी खर्चा होगा, आप उस कॉन्ट्रैक्टर से वो खर्चा तो ले लो, उसका जो भी भाग होगा, है ना। कि अगर ये पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है सपोज, या पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट में सरकार भी है और शायद और भी 2-3 लोग हैं जो भी, तो हर एक का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, कुछ ना कुछ खर्चा के कॉस्ट इम्प्लीकेशन सब पे होगा, कॉस्ट कंट्रीब्यूशन सबका होगा। तो वो कह रहे हैं उसके लोग, उसके रिसोर्सेज भी आप ले लो, और जो खर्चा होगा उसका भाग भी उसको देना है, पर उसे बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। सो दैट इज द पनिशमेंट ही गेट्स, कि न च अंश लभे, कुछ भी उसका बेनिफिट होगा। सपोज उस मार्क से वो लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे या और भी कुछ होगा, या उसको यूसेज के लिए जो भी कुछ होगा, वो फायदा उसे कुछ नहीं होगा, परंतु कॉस्ट का जो भागीदारी उसे करना है वो तो उसे करना है, ठीक है। तो दिस ही सेज कि ठीक है, ही कैन बैक आउट, नो वरीज, बट आप उसका लेबर ले लो, उसका जो पशु वगैरह रिसोर्सेज है वो ले लो, और खर्चा तो उसे करने लगाओ, पर बेनिफिट उसे कुछ मत दो। फिर मत्स्य प्लव, यहाँ पे मत्स्य प्लव रहित है, पर एक्चुअली वो मत्स्य प्लव हरित, कुछ और टेक्स्ट में वैसा है, मत्स्य प्लव हरित, हरित पण्या नाम सेतुषु राजा स्वाम्यम गच्छे। ये सपोज ये ब्रिज का काम चल रहा है, किसी तालाब पे या किसी नदी पे वो बांध बांधने का काम चल रहा है, ब्रिज का काम चल रहा है, जो भी। अब वो जो नदी है उसके अंदर भी तो रिसोर्स है ना, फिशिंग करते हैं लोग, कुछ वेजिटेबल्स उसके अंदर जो हरित है वो उगते हैं, और कुछ ऐसे जीव जंतु द्रव्य जो भी है जो उस तालाब या नदी से आते हैं। तो ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी अगर हो, तो भी वो जो नदी के पानी के जो रिसोर्सेज हैं वो राजा के आधिपत्य में ही होंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमने देखा कि जो जमीन है, भूमि है, उसका भी जो ओनरशिप है वो राजा का है। नाउ राजा डिसाइड्स किसको देना है, क्या वो उसके बच्चे, अगर किसी परिवार को दिया है तो आगे वो हेरिडिटरी जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके बेटों को मिलेगा भी नहीं, वो ऑटोमेटिक नहीं है ना, हेरिडिटरी नहीं है। द किंग डिसाइड्स इफ इट विल हैपन। उसी तरीके से ये जो रिसोर्स है, जो नदी है, वो भी इट्स अ सोशल गुड, उसमें राज्य का अधिकार है। तो जब राज्य का अधिकार है तो नदी में जो आपको द्रव्य मिलेंगे जैसे फिशेस वगैरह, उस पे भी राजा का अधिकार है। वो बंदा जो प्रोजेक्ट कर रहा है ब्रिज का, एम्बैंकमेंट का, उसका नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओनरशिप नदी की या इवन जमीन की उसकी नहीं है, केवल प्रोजेक्ट में भागीदारी है। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो और फायदे होंगे, सपोज राजा कुछ उनको पैट्रनेज देते हैं या राजा कुछ पैसे देते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो भी होगा प्रॉफिट बेसिस पे, या फिर उस पर कर लगता होगा, उसका जो भाग इसको मिलता होगा जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, वो अलग है, परंतु रिसोर्स ओनरशिप स्टिल रिमेन्स विद द राजा, ठीक है। रिसोर्स ओनरशिप, और उसमें भी वो क्लियर कर रहे हैं, मत्स्य प्लव हरित, जो भी वो पानी में है, सेतु बंधन जिसपे हो रहा है, वो सारा राजा का है। दासा हित, ओके, फिर वो कह रहे हैं कि आप लेबरर्स जो को भी है, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको भी आपको डिसिप्लिन में रखना है। अगर वो ना डिसिप्लिन करे तो डिसिप्लिन में रहे, काम ढंग से ना करे तो यू शुड पनिश देम। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। नाउ द सेकंड एस्पेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, एज वी सेड, वेलफेयर, लोगों का ध्यान रखना भी राजा का काम है ना। स्पेशली जो हम कहते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड। नाउ बॉटम ऑफ द पिरामिड जनरली हम लोग केवल पैसे के हिसाब से कहते हैं, बट आई मीन इट्स फेयर इनफ, बेसिकली जिनको जरूरत है, जो अनसपोर्टेड है, ऐसे लोगों का ध्यान रखना, लोएस्ट एंड ऑफ द पिरामिड समाज, उनका ध्यान रखना भी राजा का काम है ना। तो अभी वो वेलफेयर की बात शुरू होती है, बट बिफोर आई गेट देयर, कुछ और क्वेश्चंस वगैरह। हाँ, राइट। Babaji says if everyone earns well, taxes will eventually go. Exactly. और इसीलिए एंटरप्राइज बिजनेस प्रोफेशंस को सपोर्ट करना इतना आवश्यक है,
है ना, बिजनेसेस, इवन सेल्फ एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स वगैरह वगैरह, बिकॉज जैसे ही आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा, सैलरीज बढ़ेगा, रेवेन्यूज बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेगा, यू विल एंड अप पेइंग मोर टैक्सेस। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए द गवर्नमेंट नीड्स टू सपोर्ट यू, इट्स नॉट ऑलवेज इजी। सपोर्ट केवल टैक्स एग्जेम्पशंस में नहीं होता है, बट पॉलिसीज से भी होता है ना। पॉलिसीज से कैसे होता है, तो कई बार देखो, आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज होती है, दे लॉबी कि अच्छा यार आप इंपोर्ट कर रहे हो चाइना से, बट चाइना बेसिकली डंप कर रहा है माल। तो ऐसा डंप जो कर रहा है, कि उसके डंप करने का अर्थ क्या, कि चाइना में जो कॉस्ट प्राइस है उससे भी कम में वो भारत में बेच रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि भारत का जो सप्लाई साइड है वो कंप्लीटली टूट जाए, है ना। और उनके पास तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, सो दे डोंट केयर एनीवेज, वी डोंट नो वो लोग कैसे करते हैं। सो दे विल सेल इट एट अ प्राइस चीपर देन उनका कॉस्ट। जब यहाँ पे वो लोग इतना सस्ता सेल करेंगे, तो जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनके कॉस्ट एनीवेज ज्यादा है, वो तो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे और टोटली टूट जाएंगे। सो देन ये इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, दे लॉबी एंड से कि अच्छा यार ऐसे आप जो आ रहे हैं ना, उस पर आप इम्पोर्ट टैक्स लगाओ, आप टैक्स इतना लगाओ उस पर, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाओ, जो डंप हो रहा है उसमें, तो आप या तो आप एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाओ, या फिर आप सपोज वो डंप कर रहे हैं, ये हमको नहीं मालूम, तो आप इंपोर्ट पे इतना टैक्स हाई लगाओ कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, वो कॉम्पिटिटिव रह सके। तो इस तरीके से भी सपोर्ट होता है, इस तरीके से भी आप अपने इसको सपोर्ट करते हो, ठीक है। एंड दिस हैपेंस, ऑल द कंट्रीज प्ले दिस गेम। कई बार ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है ना, इसमें बेसिकली ये जो बड़े देश हैं, वो लोग किस तरीके से आपको आर्म ट्विस्ट करते हैं। अपने देश में तो वो चाहे वैसे आपके मालों पर इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाएंगे, परंतु आपको वो सिग्नेटरी बना देंगे कि उनके किसी सामान को आप इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो क्या होगा, योर मार्केट्स विल बी फ्लडेड विद देयर गुड्स, क्योंकि आप इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकते, या स्पेसिफिक लिमिट पे ही लगा सकते हैं, परंतु दे टेक द फुल कॉल, उनको जिस पे लगाना है नहीं लगाना है, उनपे कोई चीज बाइंडिंग नहीं होती। So this is how they arm twist in some of these World Trade Organization deals and stuff. इसलिए फिर they don't go anywhere ना, they end up becoming bust. So there are pros and cons to that. Anyways, I am digressing. तो coming आगे, इसमें चाणक्य में भी हम इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह पे आएंगे क्या? I think so. आगे देखते हैं और डिटेल में। एक्चुअली ये तो है ना, शुरुआत के चैप्टर्स में तो अच्छा, तब आई डोंट थिंक, क्योंकि तब जो ट्रेडर्स होते थे ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्टेट पॉलिसी उस पे होता था। अब कैसा है कि जब हम इंपीरियलिज्म का देखें, तो स्टेट डिक्टेटेड पॉलिसीज है ना। उस समय मुझे लगता है ट्रेडर्स वर मोर इंडिपेंडेंट टैक्स भरने के इससे। तो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि चाणक्य ये कहेंगे कि आप इस तरीके से ग्लोबल या व्हाटएवर, आप जो विदेशों के साथ ट्रेड करने में आप इस तरीके के टैक्स लगाओ या ऐसे कुछ करो, या उनके जो सामान आ रहे हैं उस पर करो, ये आई एम नॉट श्योर, बट देखते हैं, लेट्स सी, आप ध्यान रखिएगा। ओके, तीसवा वर्ड, तीसवा सेंटेंस, बाल वृद्ध व्याधितव्यस्य अन्य अनाथांश्च राजा बिभ्रूयात्। कि जो बाल वृद्ध, जो छोटे बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, जो अनाथ हैं, जो व्याधिग्रस्त है, प्रॉब्लम में है, डिजीज है, जिनको और कोई सपोर्ट नहीं है, उन सबको राजा को उन सबका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उनको खाना, शेल्टर वगैरह वगैरह ये सब देना चाहिए। हाँ, राजेश्वरी जी कह रही है कि while I see product here has it most of the time I do not get the information when listed online. Correct. तो ये जानबूझ के करते हैं ना लोग, इस तरीके से पैकेजिंग करेंगे कि हमको पता ही नहीं चलेगा चाइना से है कि नहीं है, ताकि बिकॉज हम अब कॉन्शियस हो गए, पहले तो नहीं सोचते थे, अब कॉन्शियस हो गए, पीपल स्टार्टेड अवॉइडिंग इट। सो या जब तक, अच्छा, अब इस पे क्या होता है, फिर गवर्नमेंट को वापस स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होके उनको एनफोर्स करना पड़ता है कि आप ऐसे आप ना दिखाओ, ये आप नहीं कर सकते। तो ये लूप होल्स को क्लोज करते रहना चाहिए। सो द गवर्नमेंट हैज टू कम इन एंड से नहीं, यू हैव टू शो अनलेस एंड अंटिल यू कांट सेल।
तो ये जो लिस्टिंग है, अब कितना, अब तो कोई कुछ भी कर सकता है, या फिर दे हैव टू एंश्योर कि जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म इस चीज का ध्यान रखे कि जब वो लिस्टिंग होती है तो ये सब है कि नहीं। पर हाँ, देयर इज स्कोप, अभी तो कैसे कुछ भी चलता है, ये मैंने भी सुना है। ओके, एनीवेज, हाँ, फिर स्त्रियम अप्रजाताम प्रजातायाश्च पुत्रान, ऐसी स्त्रियां जिनको बच्चे नहीं है, जो अनसपोर्टेड है ना, शायद घर से निकाल दी गई हो या जो भी, जिनको बच्चे नहीं है, हु आर अलोन, हु आर अनसपोर्टेड, या फिर जिनके बच्चे हो फिर भी वो अनसपोर्टेड हो, बच्चे भी अनसपोर्टेड हो, छोटे बच्चे हो अनसपोर्टेड हो, है ना, ऐसी स्त्रियों का ध्यान रखना, जो व्याधि में है, जरूरतमंद है, उनका ध्यान रखना भी राजा का काम है। बाल द्रव्य ग्राम वृद्ध वर्धयेयुः अव्यवहार अव्यवहार ग्रापणात् देव द्रव्यम च, अगर ऐसे बच्चे हैं जो छोटे हैं, है ना, जो इंडिपेंडेंट अभी नहीं हुए हैं, परंतु उनके पास प्रॉपर्टी है, सपोज घर वाले, परिवार वालों का मृत्यु हो गया है और ये अनाथ है, परंतु प्रॉपर्टी है, ऐसे लोगों के प्रॉपर्टी को कैसे डील करना चाहिए? तो जब तक छोटा है, नादान है बच्चा, तब ग्राम वृद्धा, जो समाज के बड़े हैं, और शायद ऐसा उन्होंने कोई ग्रुप्स आइडेंटिफाई किया होगा, जो समाज के बड़े हैं, जिनका मान सम्मान हो समाज में, ऐसे लोगों को नियुक्त करा जाएगा जो उस बच्चे के द्रव्य को बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ध्यान रखेंगे, वगैरह वगैरह, उस बच्चे का जो भी प्रॉपर्टी है उसको, ठीक है, और जब वो बड़ा होगा तब उसको दे दिया जाएगा। उसी तरीके से देव द्रव्य, मतलब जो टेम्पल अफेयर्स हैं, ठीक है, वो भी समाज के हाथों में था। दे वुड हैव ग्राम वृद्ध, जो ऐसे समाज के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, देव द्रव्य, मंदिरों का भी जो काम था, मंदिरों की जो प्रॉपर्टीज थी, उसको मैनेज करना भी उनके हाथ में था। अब ये जो पॉइंट्स है ना, जो मैं कुछ कुछ बता रही हूँ, ये और डिटेल में हम सेकेंड या थर्ड चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि दीज आर ऑल नाउ टू डू विथ इनहेरिटेंस, वेलफेयर, सजा, जो सारी दंड देना, नहीं दंड देना, किन चीजों के लिए, कैसे ध्यान रखना, इनहेरिटेंस किस प्रकार के होते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब और डिटेल में आएगा। ये सब, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू मेन टास्क्स ऑफ द राजा, ये एकदम डिटेल में आएगा थर्ड सेक्शन में, तब हम ये वापस करेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल हियर। उसमें फिर कहाँ से इनहेरिटेंस, कितने साल में आपको कब तक ध्यान रखना है, ग्राम वृद्धा कौन, और क्या ऑप्शंस वगैरह वगैरह, ऑल दिस इज गिवन इन अ लॉट मोर डिटेल, सो वी विल सी इट देन। उसके बाद ये से अपत्य दारान, अपत्य मतलब बच्चे, दारान मतलब वाइफ, दार मतलब वाइफ, ठीक है, अपत्य दारान माता पितरौ भ्रातृ न ग्राप्त व्यवहारात भगिनी कन्या विद्वाश्च अभिभ्रात शक्तिमतोः अविभ्रतः शक्तिमतः द्वादशपणो दंडो अन्यत्र पतितेभ्यः। शक्तिमतः, ऐसा गृहस्थ जिसके पास रिसोर्सेज हो, जिसके पास शक्ति हो, जो केपेबल हो, क्षमता हो, ऐसा गृहस्थ अपने बच्चे और वाइफ्स का, जो बच्चे और बीवियों का, माता पिता का, छोटे भाई का, जो अभी काम धाम जितना शुरू करना सब शुरू नहीं किया है ना, नादान जो है, अंडर, अभी जो हम 18 से अंडर कहते हैं, जो वो है, जो अब तक एडल्ट नहीं हुए हैं, बहन, कन्या, बेटी, विधवा बहन, जो विधवा, आपकी बहन अगर विधवा हो गई हो, या बेटी अगर विधवा हो गई हो और आपके साथ रहने आई हो, अगर इन लोगों का वो ध्यान ना रखे तो उसको दंड मिलेगा। तो एक गृहस्थ का अपने परिवार को संभालने का दायित्व था, सब्जेक्ट टू, एक्चुअली अगर वो ना ये करे तो उसको दंड, सब्जेक्ट टू पनिशमेंट इफ नॉट डन, ठीक है। और उसमें कौन कौन आ गया? माता पिता, बच्चे बहू, बच्चे बीवी, छोटा भाई, बहन, विधवा बहनें ऑल्सो, परिवार की जो विधवा कोई स्त्री हो गई हो, वो सबको ध्यान रखना आपका काम है, और आप ना रखो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। ये भी है ना, ये आगे जाके और डिटेल में आएगा, दिस इज जस्ट एन इंट्रो। एक सिचुएशन में यू कैन गेट आउट ऑफ दैट। व्हाट इज द सिचुएशन? पतितेभ्यः, अगर वो लोग ने ऐसा कोई काम किया हो जो आपके
जिससे वो पतित हो गए हो, ठीक है, जिससे वो बेसिकली ऐसा कोई काम किया हो जो पनिशेबल ऑफेंस जैसा जिन्होंने काम किया हो और वो आउटकास्ट हो गए हो, बेसिकली आपने उनको ऐसा कुछ काम किया जिससे वो समाज के बाहर निकल गए हो, बेसिकली कोई क्रिमिनल ऑफेंस जैसा काम किया हो, तो वो पतित कहलाएंगे और उस परिस्थिति में आप ध्यान नहीं रखोगे तो चलेगा। अन्यत्र मातु, परंतु अगर माता है वो कैसी भी हो उसका ध्यान तो आपको रखना ही रखना है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ पतित इन माता। वो ऐसा काम भी करे which may not be socially acceptable, फिर भी माता तो माता है और एक पुत्र होने के नाते माता का ध्यान रखना तो आपका दायित्व है और है ही। this is what चाणक्य से। फिर आगे ये और भी इंटरेस्टिंग है। पुत्र दारम प्रतिविधाय प्रव्रजतः पूर्वः साहस दंड। प्रव्रजत मतलब वो संन्यास धारण करना, कि आपके पत्नी और पुत्र का आप अरेंजमेंट ना करो कि भाई उनको पैसे की जरूरत पड़े या जो भी है ना, कि करे बिना अगर आप संन्यास ले लो, अगर उनके वेलफेयर, उनके ध्यान, उनके फ्यूचर के लिए अरेंजमेंट किए बिना अगर एक पुरुष संन्यास ले लेता है तो भी उसको दंड मिलेगा, ठीक है। तो आप संन्यास भी तभी लोगे आफ्टर फिनिशिंग, आफ्टर हैविंग डन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर फैमिली एज अ गृहस्थ, ठीक है। हाँ, so Rajeshwari ji is saying that there was a similar law in Maharashtra recently where penalized somebody not someone not taking care of the parents. I think मैंने भी ये सुना था, मैंने भी ये पढ़ा था, I don't exactly know, but I think कुछ तो अभी बीच में हुआ था कि आपके माँ बाप है उनका आप ध्यान ना रखो तो you can be punished for that. I think there was a judgment on this recently. Look it up, अगर होगा तो आप शेयर करिएगा। मैंने भी पढ़ा तो था, मेरे ध्यान में है, but not exactly, don't exactly remember the details. Abhaji कह रही है कि if they don't follow dharma then they cannot be supported. Safeguarding is there, not to be taken for granted. Yes, except for mother. माता कैसी भी हो आपको ध्यान रखना है, इतना तो कहते हैं, ठीक है, कि अन्यत्र मातु, माता के लिए ये भी नहीं होता, जैसी भी हो आपको जन्मदात्री है उनको तो आपको ध्यान रखना ही रखना। अच्छा, so second as I said, ब्यूटीफुल ना, हम कितने ऐसे किस्से सुनते हैं ना जहाँ पे आजकल बहुत कुछ हो रहा है with elder parents. Exactly. तो अगर चाणक्य स्ट्रेट होता तो ऐसे सारे पुत्रों को nobody would have gotten away with impunity. सबको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलता ही मिलता है। He would ensure कि ऐसा ना हो। पर आप देखते हो, बट यू विल सी राइट कि अभी जो हम लिबर्टी की जो बात करते हैं, फ्रीडम, व्हाटएवर, कुछ भी करने की फ्रीडम, तो यू विल सी कि चाणक्य स्टेट जो है वो ऐसा नहीं है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो शायद आज के परिप्रेक्ष्य में हमको लगे बहुत ज्यादा है। मतलब ये जो है ना कि डोंट इंटरफियर इन माय, मेरे घर पे झांको मत, ये वाला फंडा नहीं था। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आर गिवन फॉर दैट, बट वी विल सी दैट कि whether they make sense or not, डिस्कस भी करेंगे तब। The law was that property given to child can be given back to parents if the child is not taking care of parents. I am not sure, देखेंगे ये कहाँ पर था ये लॉ, एनी स्पेसिफिक रेफरेंस? लेकिन आजकल अमित जी जैसा देखा जा रहा है, हम लोग ये तो बोल देते हैं कि वी हैव ऑल राइट्स, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो हम लोग बोलते हैं पर तुम्हें नहीं पता था, तुमने क्यों नहीं बताया। वी डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रॉन्ग्स वी आर डूइंग व्हेन वी ब्रेक द रूल्स। करेक्ट, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो रूल्स ब्रेक करना तो ठीक है, रूल्स हैव टू बी ब्रोकन, जब तक टूटेगा नहीं तब तक आपको उसका फायदा नुकसान पता नहीं चलता। लेकिन एक हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को जो सिखाया जाता था हिंदू धर्म के हिसाब से, उतना ही करो जिसका भरपाई आप कर सको। इफ यू डोंट हैव द करेज और द स्ट्रेंथ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, डोंट डू द एक्शन। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हम लोग का काम होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्सोल्युटली, जितना फ्रीडम होगा उसके साथ अकाउंटेबिलिटी आना ही चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आता नहीं है, और तभी दैट इज व्हाई अगर आप देखें ना
टोटल डाइकोटमी है, जिसके पास राइट्स है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और जो बेचारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसका तो अल्लाह वाली जिसको बोलते हैं। जी हाँ रोहित, आप कह रहे थे रेफरेंस, या यू कैन शेयर, ऐसा कुछ है? Yeah, I'll share that article. I read it in newspaper. I share that article. Definitely. ठीक है। हाँ, तो दूसरा जो मैं कह रही थी कि आप संन्यास लेने का भी, तो हमको लगता है कि अच्छा संन्यास ले लिया है ना, तो ऐसा रैंडमली कोई संन्यास भी नहीं ले सकता था। आपको आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाने के लिए संन्यास लेना हो तो इट वाज अ पनिशेबल ऑफेंस इन अ चाणक्य स्टेट फॉर चाणक्य। ठीक है, आप संन्यास ले सकते हो, पर कब ले सकते हो? जब आप इन्हें इंश्योर कराओ कि आपके जो पुत्र, आपके जो बच्चे हैं, बेसिकली आप बच्चे और जो परिवार आपका है उसको संभालने की व्यवस्था आप कर रहे हो, उसके बाद ही आप ले सकते हो। दूसरी चीज, स्त्रियम च प्रव्राजयतः, स्त्रियों को संन्यास लेने के लिए उकसाने वालों को भी दंड दिया जाएगा। ठीक है, बेसिकली संन्यास एज अ कॉन्सेप्ट, as you see, is really not उसको बहुत ज्यादा तुल नहीं दे रहे हैं एज अ कॉन्सेप्ट। आप अपना गृहस्थों का काम निपटाओ, फिर आपको जो करना है करो। एक्चुअली वो आगे आता है, लुप्त व्यवायः प्रव्रजेत अपृच्छय धर्मस्थान। आपका जब सारा काम निपट गया हो, आपने आपके गृहस्थ जीवन के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह निपटा लिए हो, फिर आप संन्यास ले सकते हो। कैसे? अपृच्छ धर्मस्थान, आपके जो मजिस्ट्रेट या धर्मगुरु या जो भी होंगे उनसे परमिशन लेके ही आप ले सकते हो। सो संन्यास was not a means to run away from your responsibility. वानप्रस्थ आश्रम का जो कॉन्सेप्ट था, इट वाज आफ्टर आपका गृहस्थ आश्रम का काम निपट चुका हो फिर आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, not to run away from responsibility basically. So that is उसका उन्होंने ध्यान रखा है। फिर अच्छा, दूसरी चीज जो 40वां है उसमें वो कहते हैं कि आपके राज्य में जो आपके वानप्रस्थ के लोग हो, जिन्होंने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करा हो, जिन्होंने संन्यास लिया हो, उनको आप, जिनको आप जानते हो, ठीक है, ऐसे लोगों को और जिन पे आप भरोसा कर सकते हो, आप वैसे लोगों को ही राज्य के अंदर लेने दो। पर ऐसे कोहार से भी कोई भी सन्यासी गण आ जाए, है ना, कोई भी संघ वाले आ जाए, कोई भी ऐसे ग्रुप्स आ जाए, साधु बाबाओं के गैंग्स आ जाए, उनको आप मत रखो। यू डू नॉट कीप देम इन योर राज्य। अगेन वीव सीन कि उस समय स्पाइस का बहुत महत्व होता था। लोग किसी भी वेश में स्पाइस वाइज होके आते थे, वो लोग उकसा सकते थे वापस। ऐसे जो सन्यासी, जो साधु, इस प्रकार के जो लोग होते हैं, उनसे और सावचेत क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जो आपकी जनता है, देयर इज अ नेचुरल रिस्पेक्ट, है ना, आदर भाव आ जाता है। लोग मानने लगते हैं, वो जो कहते हैं उनकी बातें आंखें बंद करके मानने लगते हैं। तो अगर राज्य के विरुद्ध किसी को भड़काना है तो ऐसा काम भी बहुत अच्छे से हो सकता है। आप देखो, इनफैक्ट इन अ गुड वे, है ना, इन अ गुड वे, कई सारे जो रेबेलियंस करवाने का काम कितने सारे ऋषि महर्षियों ने करा है। जैसे हम विद्यारण्य जी की तो बात जानते ही है ना, जो विजयनगर एम्पायर जिन्होंने करा है। ऑफकोर्स इन अ गुड वे, हमारे लिए ये अच्छा था, परंतु जो एग्जिस्टिंग राज्य था उसके लिए तो ये रेबेल अच्छा नहीं था, है ना। तो कौन से एंगल से देख रहे हो, वहां पे ये बात होती है। तो इसीलिए भी दे आर वेरी कॉशियस कि भाई इन लोगों से आप ध्यान रखो, आप बहुत ध्यान रखो कि ऐसे कैसे लोग जो आप जानते हो, यू शुड नो कि जो साधु संत वगैरह जो भी हैं वो आपके राज्य में तभी आए जब देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन योर राज्य एंड देम एंड यू नो देम। तो ऐसी सारी परिस्थितियां कि वो रेबेल कराए या स्पाइंग करे बाकी राजाओं के लिए, क्योंकि जब हमने दूतों का देखा था, है ना, जो स्पाइस नेटवर्क की जब हमने बात करी थी, तो ये कितनी बार आया था कि किस वेश में आप जाओ, ये कि सन्यासी वेश में, मुंड वेश में, भिक्षुक वेश में आप जाओ। ये हमने देखा था कि आपके स्पाइस भी ऐसे करो। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों पर आप एक तो विश्वास आराम से कर सकते हो। स्पेशली जो कॉमन पब्लिक है, जो इतना सोचती नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा आसानी से इन पे विश्वास करेंगे, इनकी बातें मानेंगे, इनको इंफॉर्मेशन देंगे। इसलिए आपको और भी सावधान रहना है इस ऐसे ग्रुप से। फिर दूसरा वो कहते हैं कि
आपका जो गांव है, जो विलेजेस जहाँ पर कृषि का काम और ये सब हो रहा है, वैसे में आप ना कोई ये जो रिक्रिएशन प्लेसेस है ना, वो भी आप मत करो, ठीक है? क्यों? तो वो कहते हैं रिक्रिएशन प्लेसेस, और वो कहते हैं ऐसी जगहों से ये जो नट नर्तक गायक ये सारे जो परफॉर्मर्स है, इनको, इनसे भी आप बहुत सावधान रहो। इनको आप ये गांव में तो सेटल मत ही होने दो, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो गांव के लोग है ना, एक तो ये लोग ऐसे कोई धर्मशाला वगैरह जो है वो सिटीज में है, गांव में है नहीं। ये लोग अपने काम में बिजी है, वो कृषि का काम करते हैं, अपने साधारण जीवन जीते हैं और कोष की वृद्धि करने का काम करते हैं। ये लोग रिसोर्स जनरेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच ऐसे लोगों को आप भ्रष्ट मत करने दो, और इसीलिए यहाँ से वो जो नाटक नर्तक वगैरह वगैरह जो लोग हैं, उनको यहाँ से आप दूर ही रखो गांव से, ठीक है? दिस इज व्हाट चाणक्य से। तो अगेन हम जो कहते हैं कि अरे थिंग्स टू रिक्रिएट, हैव फन वगैरह वगैरह, द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज वेरी डिफरेंट। उस टाइम पे डिसिप्लिन लाइफ है, जो लोग कर रहे हैं उनको करने दो, let them be involved in work. Work is important, discipline is important. That is what he's basically saying, ठीक है? जबकि वो राज्य में आप आगे देखेंगे कि जो गणिकाएं हैं, जहां पर आप मदिरा वगैरह मिलता है, ऐसे जगह भी होनी चाहिए, वो कह रहे हैं, पर नॉट रैंडम, दे आर ऑल्सो रेगुलेटेड। राजा का उनपे भी ध्यान है, वहां से वो टैक्स कलेक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है? उनको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, आपको ये भी पता है वहां कौन आया कौन गया, तो आप ये सब रखो, लेट पीपल एंजॉय। जो उनका जो काम वाला एस्पेक्ट है, उसको भी आप संतुष्ट होने दो, बट रेगुलेटेड, नॉट हैपहैज़ार्ड। इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई कहीं पर भी, क्योंकि वहां पे ध्यान रखना भी मुश्किल होगा ना, कोई गांव में जाके कुछ भी कर ले, तो इसलिए वहां पर ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, वहां पर आप मत बसो। लोगों को, लोग सीधे साधे हैं, सिंपल है, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। उनको आप ऐसे एक्सपोजर मत दो जिससे वो भ्रष्ट हो सके या उनका टाइम वेस्ट हो सके, ठीक है? आई थिंक दैट्स इट। छोटा सा है, और थोड़े से बाकी हैं, वो अगले बार लेते हैं, नहीं तो और मेरे ख्याल से 20-25 मिनट तो लग जाएंगे। 3-4 श्लोक ही बचे हैं इसमें कि और क्या क्या करना चाहिए, तो वील कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। एनी लास्ट कमेंट्स? अम्मी जी, ये जो आर्टिस्ट है, ये चतुष्वर्ण के किसी कैटेगरी में आते थे कि वर दे आल्सो आउटसाइड द वर्ण? नहीं, वो शूद्र इसमें आते हैं, आर्टिसन सारे उसमें आते हैं। इनफैक्ट गंधर्व, ओके, एक्टर्स, डांसर्स, नॉट नेसेसरी, मतलब और जरूरी नहीं है कि शूद्र, वो शायद और भी इसमें आते हो, जैसे गंधर्व विद्या सीखे वाले लोग हैं, तो इट कुड बी एनीबॉडी एक्चुअली who have then taken up this profession, but they are within the Chaturvarna system. Okay. Professions are different basically, और कुछ नहीं। I had a question. ये एक सिमिलर इंस्टेंस हुआ था ग्रीस में, जब सोक्रेटिस फिलॉसफी बहुत आगे बढ़ रहा था, तो इट इज सेड कि यूथ वहां का बेकार होने लग गया था, तो सोक्रेटिस को पॉइजन ही दे दिया उन्होंने। सो सिमिलर स्टोरी। वही ना, आप उनको बेसिकली ऐसे एब्स्ट्रैक्ट चीजों में, फिलॉसफी में लगा रहे हो, बट यार काम तो करो। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, दैट इज गुड। इसीलिए आप देखो, कोई भी सोसाइटी का प्रोग्रेस भी होगा ना, तो एक बार वो मैस्लोज हायरार्की की बात होती है। सबसे पहले खाने पीने का, फर्स्ट इज योर इमीडिएट नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, फिर वो ढंग से फुलफिल होने लगे, आपके पास बहुत पैसे हो तभी। ये जो वोकिज्म की जो बात है ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड अमेरिका वगैरह में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए वो लोग अब ये सब प्रॉब्लम्स खड़े कर रहे हैं, जिसमें दे आर सर्चिंग फॉर देयर आइडेंटिटी, फीलिंग गुड, दे वांट टू फील गुड अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम जो उनको है नहीं, इसलिए ये सारी चीजें खड़ी करते हैं वो लोग। और बेसिकली क्या हो रहा है, इससे वो लोग कंप्लीटली कंप्लीटली वेस्ट हो रहे हैं। वो लोग प्रोडक्टिव कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनको जरूरत भी नहीं लग रही। रोटी कपड़ा मकान तो वैसे ही खत्म हो रहा है, तो नाउ द या तो यू गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, या दिस इज यू गो टुवर्ड्स दिस नाटक नखरा, बस वर्च्यू सिग्नलिंग, करना कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको एफर्ट करना है ना, ज्ञान के लिए एफर्ट करना है, वो कुछ नहीं करना है, इजी वे आउट। मैं दिखा दूं कि मैं बहुत अच्छा हूँ।